we are back again and welcome to the channel, the UPSC Diary. And today we are going to talk about chapter 10 of the class 6, which talks about living creatures exploring their characteristics. Living creatures के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में और हम जानेंगे कि उनकी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो यार, इस कहानी में क्या होती है, अवधि एंड आयुष एक मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और क्या नोटिस करते हैं, शेल्स नोटिस करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्स। और ये उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, पर इनकी मम्मी कहती है नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, ऐसा नहीं करना है। और अच्छे से समझाती है कि देखो, शेल जो है ये हो सकता है एक लिविंग स्नेल यू नो, इट्स एन काइंड ऑफ स्नेल, एक तरीके का आपका इंसेक्ट होता है, जानवर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली स्नेल एक मोलस्क करके एनिमल होता है, इसके बारे में आप और ज़्यादा अच्छे से जानोगे क्लास 9th में, ठीक है, जब आप किंगडम्स पढ़ोगे। बट अभी आपको बस इतना जानना है कि स्नेल्स के बहुत लंबे लंबे फुट होती हैं, एंटीना होती है, दे कैन मूव, ठीक है। तो इसके अलावा इनका जो कवरिंग होता है काफ़ी हार्ड होता है इनके पीछे का, और बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो स्नेल जो है, अब स्नेल के बारे में आपको बस यही बताना है कि इन्होंने एक स्नेल देखा, ठीक है, और इन्होंने बोला कि इसकी मम्मी ने बोला नहीं नहीं इसे टच मत करो, हो सकता है कि ये एक जिंदा स्नेल हो या फिर हो सकता है कि स्नेल की कोई बॉडी का पार्ट हो। अवधि एंड आयुष जो है सोच में पड़ जाते हैं कि यार इवन मॉर्निंग मूविंग कुड हैव अ लिविंग बीइंग इनसाइड। कह रहा है कि कोई ऐसी बॉडी है जो मूव ही नहीं करती है, क्या उसके अंदर कुछ लिविंग बीइंग हो भी सकता है, कुछ जिंदा हो सकता है। लेटर बाद में वो स्कूल में जाके अवधि एंड आयुष नोटिस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इसके बारे में काफ़ी सोचते हैं। तो ये अपने टीचर के पास पहुंचते हैं एंड बोलते हैं कि यार ये तो मूव भी नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट इवन मूविंग, हाउ कुड बी अ बॉडी पार्ट ऑफ अ लिविंग स्नेल। टीचर इनिशिएट करती है इस डिस्कशन के ऊपर और ये पूरी क्लास को बताती है लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ नॉन लिविंग, ये सवाल अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बेसिक डिफरेंस आप जान लीजिए। क्या होता है लिविंग, क्या होता है नॉन लिविंग। कोई भी ऐसा एनिमल, ठीक है, जो कि ग्रो कर सके, ठीक है, यानी इनकी साइज़ बढ़ेगी, जो रिप्रोड्यूस करे, अपने जैसा नया स्पीसीज़ ला सके, जैसे आपके मम्मी से आप हुए, आपकी मम्मी आपकी नानी से हुई, तो रिप्रोड्यूस करे, जो जिसके अंदर मूवमेंट हो, ठीक है, जो मूव करे, चल फिर सके, ठीक है, जो सांस ले सके, ब्रीथ कर सके, ठीक है, जिनके लिए फूड नेसेसरी हो, ये सब लिविंग प्राणी है। एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, एनिमल, कुछ भी ले लीजिए। वेयर एज नॉन लिविंग क्या होता है, कांट ग्रो, ये ग्रो नहीं करेंगे। ये रिप्रोड्यूस करेंगे, क्या टेबल अपने आप एक और टेबल बना सकता है, नहीं बना सकता है। क्या ये मूव करेगा, क्या रात में टेबल जहाँ था सुबह दूसरे रूम में पहुँच जाएगा अपने आप, नहीं पहुँच पाएगा। तो रिप्रोडक्शन नो, मूवमेंट नो, ब्रीथ कर सकता है, टेबल सांस लेगा, चेयर सांस लेगा, नहीं, तो ब्रीथ क्या होगा, कैन दे ब्रीथ, नो, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले लो टेबल, चेयर, कार, एनीथिंग दैट यू फाइंड कंफर्टेबल। तो अब इसमें देखो कई सारी चीज़ें आपको मैंने ये बेसिक डिफरेंसेस बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल गए, पेंसिल क्या है, नॉन लिविंग, बुक क्या है, नॉन लिविंग, पिजन क्या है, लिविंग, कार क्या है, नॉन लिविंग, प्लांट ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस हाँ, सीड से नया प्लांट हो सकता है, प्लांट के ही सीड से दूसरा प्लांट आता है, तो ये लिविंग हो गया। मूवमेंट होती है, प्लांट हिलते हैं, हवा देते हैं, ठीक है। इसे कुछ और एग्जाम्पल में ले लो, ह्यूमन ले लो, ठीक है। तो दिस आर सम ऑफ दिस स्टफ। नाउ हम पूछ रहे हैं हम सवाल कि व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द लिविंग, कैसे हम कहेंगे लिविंग नॉन लिविंग से अलग है। तो देखो क्या लगता है क्यों होगा पेंसिल एक नॉन लिविंग, अब क्यों है पिजन, कबूतर क्यों लिविंग है, क्या डिफरेंसेस हो सकती है लिविंग बींग एंड नॉन लिविंग में, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिमिलैरिटीज़ जो है लिविंग बींग्स की जो होती है, क्या वो सब सारे लिविंग यानी ह्यूमन और डॉग के अंदर जो भी मेरे अंदर सिमिलैरिटीज़ है वही डॉग्स में भी होंगे, तो हाँ काफ़ी हद तक मिलेगा। मैं भी रिप्रोड्यूस करती हूँ, डॉग भी अपने जैसा डॉग रिप्रोड्यूस करेगा। ऐसा तो होगा ना कि डॉग जो है कैट रिप्रोड्यूस करेगा, डॉग विल रिप्रोड्यूस डॉग, कैट विल रिप्रोड्यूस कैट, ह्यूमन विल रिप्रोड्यूस ह्यूमन, ठीक है। अपने जैसा सेम स्पीसीज रिप्रोड्यूस करेगा, बट पॉइंट इज रिप्रोड्यूस तो करेगा ना, तो रिप्रोडक्शन होता है, तो ये सिमिलैरिटी हो गई। अब देखो डॉग मूव कर सकते हैं, हम भी मूव कर सकते हैं, डॉग खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज, ठीक है। यू मे हैव आइडेंटिफाइड मूवमेंट, और इसके अलावा मूव कर सकते हैं। लिविंग बींग्स कैन मूव, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। कार्स भी तो मूव करती है रोड पे, बट माई डियर फ्रेंड
कार मूव तो करती है रोड पे, पर कार क्या अपने आप चलती है? नहीं, कार में हम डलवाते हैं पेट्रोल, हम लगाते हैं एक्सीलेटर, हम उसका गियर क्लच सब दबाते हैं, तब जाके कार मूव करती है। ऐसा तो है नहीं कि रात को कार को पार्किंग में डाला और सुबह कार उड़ गई, उड़नछू हो गई, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या कार लिविंग है? ऑब्वियसली कार लिविंग कैसे होगी? एक्सटर्नल फैक्टर का हेल्प नहीं होना चाहिए। मैं चल सकती हूँ, राइट, आप चल सकते हो। अब ऐसा थोड़ा ना है कि आपको धक्का मार के चलाया जाएगा, नहीं चल भाई चल 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 तू चल ही चल, नहीं ऐसा नहीं होता, राइट। नाउ ऑब्वियस सी बात है, कार कैन मूव, पर कार हरकत नहीं कर सकती जो हम कर सकते हैं। और कार चल भी रही है, क्यों चल रही है? बिकॉज हम उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल है बेस्ट लिविंग बींग्स के, हम एक बेस्ट लिविंग बींग एग्जाम्पल है। जब भी आप किसी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग में ग्रुपिंग करेंगे तो आप अपने आप से कंपेयर कर लीजिए, आपको बहुत आसानी से पता लगेगा कि आप में और गाड़ी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक कार कभी ग्रो नहीं करता, बट हम तो ग्रो करते हैं। बचपन में जो आपका साइज़ था, अभी उतना साइज़ तो है नहीं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप अभी भी रोते हो बचपन की तरह, है ना। आपके अंदर अभी तक मैच्योरिटी आ चुकी है, राइट। आप पहले चल नहीं पाते थे तो हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलते थे, क्या अभी भी आप उंगली पकड़ के चलते हो? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रो कर रहे हो आप, दिन ब दिन ग्रो कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि एक एज पे आपकी एज ही रुक गई, ठीक है। अब ये मत कहना कि 29 फरवरी को बर्थडे आता है तो मैं 4 साल छोटा हो गया, क्योंकि मैंने 4 साल से अपनी उम्र रोक रखी है। क्या है, अगेन जोक्स अपार्ट। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव यू यूज्ड टू क्लासीफाई अ कार एज नॉन लिविंग? क्या ऐसा देखा कि आपने क्लासीफाई कर दिया नॉन लिविंग? कार कैन मूव, बट क्यों मूव कर रहा है? हम मूव करवा रहे हैं भैया, तभी मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कार रिप्रोड्यूस करेगा? अरे नहीं भाई, हम उसके जैसा सेम मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा क्या इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी चीज़ को लिविंग या किसी चीज़ को नॉन लिविंग कहने के लिए, ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मूवमेंट, मूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो मूव कर सकती है। क्या लगता है आपको ये 5 चीज़ें जो आपने बताई, जो भी आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ये इसलिए लिविंग है क्योंकि वो मूव कर सकते हैं? मूव तो हम कार को भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हालांकि बाकी एनिमल्स की तरह प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ऑल्दो प्लांट इज़ अ लिविंग बीइंग बट दे डोंट हैव मूवमेंट, उनके बस पत्ते हिलते हैं। पर क्या वो लिविंग है? ऑब्वियसली प्लांट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग बीइंग्स। दे कैन ग्रो, दे एक जगह से दूसरी जगह भले ना मूव कर सके बट उनके लीव्स मूव करते हैं, ठीक है। दे कैन रिप्रोड्यूस ऑल्सो, उनके सीड से हम नया प्लांट निकालते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि प्लांट भले मूव ना करे एक जगह से दूसरी जगह, पर इनके अंदर मूवमेंट्स दिखती है। अब कैसे दिखती है? हाउ कैन वी से दैट प्लांट्स के अंदर मूवमेंट दिखती है? कई बार आपने देखा होगा कि शाम को जब आपने अपनी प्लांट की क्यारी में देखी तो एक बर्ड था। मान लो ये एक प्लांट है, बहुत ही बेकार सा डायग्राम है। सपोज ये प्लांट है, इसमें आपको एक कहीं पे एक बर्ड दिखा, ठीक है। शाम को ये बर्ड था, सुबह जब आप उठे तो आपने देखा एक फूल खिल गई है, ठीक है। तो ये बर्ड क्या हुआ? ये बर्ड खुला और ये फ्लावर में हुआ, तो मूवमेंट हुई ना, ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट हुई, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीके का आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा इंसेक्टिवोरस प्लांट में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है, अब एक चीज़ मैं पूछूंगी, क्या लगता है इंसेक्टिवोरस ऑटोट्रॉप है या हेटेरोट्रॉप है या बोथ है? कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने कहा इंसेक्टिवोरस तो इसका मतलब है कि वो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है। कई सारी वीडियोस देख के बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, उन्हें लगता है एक ऐसा प्लांट बताओ। कई बार ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसेस में पूछ देते हैं, एक ऐसा प्लांट बताओ जो एनिमल खाता है। अरे मतलब खाता नहीं है, पहली बात तो ये। बट हाँ, हेटेरोट्रॉप में आप हेटेरोट्रॉप में भी नहीं डाल सकते, आप ऑटोट्रॉप में ही डालोगे, क्योंकि यार वो खाता नहीं है। एक्चुअली में इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ पे मिलते हैं? डेजर्ट में मिलते हैं। डेजर्ट में क्या नहीं होती? पानी नहीं होती। पानी नहीं होने के कारण सॉइल में क्या होता है? उस तरीके का प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो प्लांट को चाहिए होता है, दैट इज़ नाइट्रोजन, ठीक है।
अब ये नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा करेगा एक ऐसा प्लांट जो डेजर्ट में ग्रो कर रहा है? तो इसके लिए ये क्या करता है कि इसके पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, नाम ही इसका ट्रैप है। तो मान लो ऐसे करके है, एक इंसेक्ट यहाँ से ऐसे आया और इसने खोला अपने आप को और इस इंसेक्ट को इसके बीच में ट्रैप कर लिया, और फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी कवरिंग बंद हो जाएगी। जैसे इसकी कवरिंग बंद होगी तो ये प्लांट क्या होगा, इसका दम घुट जाएगा और ये सांस ना लेने के, बिकॉज द इंसेक्ट इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ, इट डाई करके वो स्टेम के थ्रू नीचे सॉइल में जाएगा, और वहाँ जाने के बाद इसके साथ क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर मरने के बाद इंसेक्ट डिकम्पोज होगा और सॉइल को इस तरीके से नाइट्रोजन की कमी कंप्लीट होते हुए दिखाई देगी, और इस तरीके से इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरी करते हैं। ये खाते नहीं हैं, ये बस ट्रैप करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द हैबिटेट, वन ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ दीज प्लांट्स विच मेक्स देम गेट द न्यूट्रिशन विच इज़ नॉट अवेलेबल ओवर देयर, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोज और डेड एंड डिकम्पोजिंग इंसेक्ट से क्या मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है। ऐसा एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, ड्रोसेरा एक एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस का। ड्रोसेरा जो है ये एक सॉसर शेप्ड लीव्स होते हैं, दिख रहा है आपको कुछ ऐसा, इसको कहते हैं सॉसर शेप्ड लीव्स। इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये दिख रहा है आपको ऐसा, मान लो ये ऐसा है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। और इसका जो एक एंड होता है ये चिपचिपा होता है, काफ़ी स्टिकी एंड होता है। तो जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ पे से उड़ते हुए आएगी तो इस चिपचिपी एंड में चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद क्या होगा, जो हेयर है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, हेयर विल मूव इनवर्ड और इंसेक्ट को कर देगा ट्रैप। अपने स्टिकी चिपचिपेपन के कारण इंसेक्ट चिपक जाएगा और इसके कारण वो फिर मर जाएगा एंड धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज होगा एंड द ड्रोसेरा विल गेट द नाइट्रोजन फ्रॉम इट। अब मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट आप अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइंबर्स की, ठीक है। क्लाइंबर्स जो है ये दे ऑल्सो विंड देमसेल्फ अराउंड एनी ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू देम, जो भी आसपास होती है उसको लपेटे में ले लेती है। तो इनफैक्ट ये क्या कहना चाह रही है कि इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव, हालांकि प्लांट मूव नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह, पर ये क्या दिखाएगी, मूवमेंट दिखाएगी, ठीक है। अब अपने बचपन की पिक्चर को कंपेयर कीजिए, पहले आप ऐसे छोटे नन्हे थे, इसके बाद आप इस एज में आए और अब आप हो गए बड़े, और धीरे धीरे और आप बड़े होंगे, तो ग्रोथ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या आज भी आप वो कपड़े पहनते हो जो आज से 4 साल 5 साल पहले पहनते थे? नहीं, क्योंकि आपकी साइज़ हो गई है बड़ी, आप ग्रो हो गए, ठीक है। तो इस मैकेनिज़्म को ग्रोथ कहते हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। प्लांट और बाकी सारे लिविंग बींग्स में भी ग्रोथ मैकेनिज़्म आपको देखने को मिलती है। लिविंग बींग्स को फूड चाहिए होता है, क्यों, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। ये ऐसे ही 5 लिविंग बींग्स के नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। सी यू हैव टू बी रेगुलर विद ऑल ऑफ दीज वीडियोज़ दैट आई एम पोस्टिंग। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे इल स्कोर वेरी गुड, और मुझे भी पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले टू मेक इट मोर मीनिंगफुल वीडियोस फॉर यू। फॉर दैट पर्पस इतना कर देना यार, सब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। नाउ थिंक ऑफ अ प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। अब बताओ ऐसी कोई चीज़ जिसके बिना तुम जी नहीं सकते, ठीक है। आप जितनी सांसें लेती हो 1 मिनट में, ठीक है, उसको काउंट करो, फिर आप दौड़ के आओ और अपनी सांसों को काउंट करो, एंड अगेन आप डांस करो, फिर आप जो है अपनी ब्रीथ को काउंट करो। आप उस डाटा को रिकॉर्ड करो और ऑब्जर्व करोगे, क्या नोटिस करोगे कि हर अलग अलग सिचुएशन में नंबर ऑफ ब्रीथ बदली। जब आप नॉर्मल थे तो हो सकता है आपका हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट था, जब आप दौड़े तो आपकी हार्ट बीट 124 बीट्स पर मिनट हो गई। मेरी क्योंकि इतनी हो जाती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द डाटा। 118 मान लो, 118 या 116, ये तब होगा जब आप डांस करोगे, ठीक है। इतना ही नहीं, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग डॉग्स, कैट्स, काउस एंड बफेलो में भी नोटिस करो तो आप नोटिस करोगे उनका एब्डोमेन मूव करता है, उनका पेट का हिस्सा मूव करता है जब वो रेस्ट करते हैं। तो ब्रीथिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली
पहले सांस जब अंदर खींचते हैं तो हवा अंदर लेते हैं, फिर हवा बाहर करते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एयर जो है वो आउटसाइड, बाहर से आपकी बॉडी में जाता है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तो जो हवा अंदर है वो अंदर, जो हम हवा हमने अंदर लिया है वो अंदर से बाहर की तरफ आएगी। तो ब्रीथिंग एक पार्ट है। ब्रीथिंग, सांस लेना एक प्रक्रिया है। किस बात की प्रोसेस है? प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन, जो आपको ठीक लगे। तो कह रहा है क्या प्लांट भी रेस्पायर करती है? यस। प्लांट्स के अंदर काफ़ी टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। दिस इज प्लांट, इसमें काफ़ी पोर्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो लीव्स में होती है, इन पोर की मदद से प्लांट जो है हवा अंदर लेते हैं और हवा छोड़ देते हैं। इट टेक्स इन एयर एंड इट एक्सपेल्स द आउट एयर आउट। तो वही कह रहा है कि आप अपने सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स के साथ जो है थोड़ा बहुत डिस्कशन करके चेक करिए कि स्टोमेटा कैसे होता है, माइक्रोस्कोप से दिखाइए। टीचर से भी आप इसके लिए बात कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो माइक्रोस्कोप ला के देखना इज़ नॉट दैट पॉसिबल। ठीक है। हैव यू नोटिस्ड वाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन शर्ट्स अराउंड द आर्म पिट्स ड्यूरिंग समर? कभी कभी आपने नोटिस किया है कि शर्ट्स के पास वाइट पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, आर्म पिट्स यानी आपके अंडर आर्म्स के पास में वाइट पैचेस आपको देखने को मिलेगी गर्मियों में। ये पैचेस जो है क्या होती है, क्यों बनती है? पसीने के कारण बनती है। स्वेट में क्या होता है? नाउ इम्पॉर्टेंट, स्वेट में क्या क्या, व्हाट डज स्वेट कंटेन? इट कंटेन वाटर और सॉल्ट। और हमारी बॉडी से स्वेट के माध्यम से, स्वेट की हेल्प से वाटर और एक्सेसिव सॉल्ट जो है रिमूव होता है बाय द बॉडी। और क्योंकि वाटर, एक्सेसिव वाटर एंड सॉल्ट क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। अब रिमूवल ऑफ वेस्ट, जब आप वेस्ट रिमूव करते हैं बॉडी से तो इस प्रोसेस को आप एक्सक्रीशन कहते हैं। यूरिन, ठीक है, व्हेन यू पी इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ खाओगे तो आप एक्सक्रीट करोगे, बाहर निकालोगे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब ये नोटिस करोगे आपको कि प्लांट जो है वो एक्सेस वाटर को, यानी जो ज़्यादा पानी अंदर है उसको कैसे रिमूव करता है? मिनरल्स को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिमूव करता है, जो कि पत्तों में होता है। देख रहे हो क्या है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल। ये सब आपको क्या नोटिस करवा रहा है? कि प्लांट एक्सक्रीट कर रहा है। ठीक है। ग्रासेस एंड गोजेस में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है। सारे लिविंग बींग एक्सक्रीट करते हैं। हर लिविंग बींग जो कुछ भी खाएगा, पिएगा, सांस लेगा, जो अंदर लेगा वो बाहर भी करेगा। ठीक है। क्योंकि अंदर काफ़ी बॉडी को जितनी नीड होती है न्यूट्रिशन की वो ले लेती है, बाकी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अदरवाइज अगर तुम खाते रहोगे एंड यू वॉन्ट एक्सक्रीट तो पेट फट जाएगा, और वो भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा होता है। ठीक है। तो अब कह रहा है कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है। जब आप एक शार्प ऑब्जेक्ट को, तो अब हम कुछ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। क्या आपका रिएक्शन होगा अगर आप अचानक से एक शार्प ऑब्जेक्ट पे पाँव रखते, जैसे कि कांटेदार, सच एज थॉर्न क्या होता है? कांटेदार पौधे। ठीक है। बिना शूज़ के आप अगर चल गए हो और एक्सीडेंटली आप अचानक से एक गरम चाय या गरम जो है कुछ भी, पानी, कॉफ़ी आपके पैर पे गिर जाए, या जो ऑलरेडी स्पिल्ड ऑफ है उसके ऊपर आपका पाँव रख दें, आप स्टेपिंग ऑन, आप उस थॉर्न पे और पैर रखोगे? ठीक है। या फिर आप जनरली, मतलब इस सिचुएशन में आपके साथ होगा क्या? तो देखो यार, कांटेदार पैर पे रखते ही, जैसे ही आपका पैर किसी कांटेदार चीज़ पे जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं? इतनी तेज़ लगी। ठीक है। या नहीं तो अगर आप गर्म चीज़ हो गए तो आप अचानक से अपना हाथ हटा दोगे, जनरली आह का साउंड आता है। तो ये सब क्या है? इसको कहते हैं स्टिमुली, अचानक से इफेक्ट। कोई चीज़ गर्म फील होते ही आप हाथ हटा लेते हो, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टिमुली कहते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट जिसके कारण लिविंग बींग्स जो है रिस्पॉन्ड करता है उसको कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है। और स्टिमुली को प्लूरल में क्या बोलते हैं? स्टिमुली जो है सिंगुलर है, प्लूरल इसका स्टिमुलस है। ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, ऐसे सिचुएशन जब आप कोई गर्म चीज़ को टच करते हैं और अचानक से आप हाथ हटा के रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम स्टिमुली कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं।
तो क्या प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली को देख के? क्या प्लांट भी रिस्पॉन्ड करेगा? यस। आपने छुई मुई या लजौला या लज्जालू या मिमोसा नाम के प्लांट का नाम सुना होगा, कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे आप इसको टच करोगे ये प्लांट क्या होंगे, इसके पत्ते सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यस, प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू सुटेबली। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप इसे टच करोगे ये फोल्ड कर देगा। इसका इंग्लिश में नाम क्या है इस प्लांट का? टच मी नॉट प्लांट, नाम ही है देखो, टच मी नॉट। जैसे ही टच करोगे फोल्ड कर लेगा, शर्मा जाता है बेचारा, इसीलिए इसका नाम लज्जालू टाइप का है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो कि अपने आप को शाम के टाइम में इनके लीव्स क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे वो आसपास आ गए हो, ठीक है। जैसे आंवला, इंडियन गूसबेरी, ये देखोगे सारे लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के, ओके। आपके नेबरहुड में कोई भी प्लांट आप नोटिस करना जो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते होंगे सनसेट के बाद। ऐसे लीव्स जो ये अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं या जो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, ठीक है। तो इस बिहेवियर के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टिमुलस। तो इसके बारे में आपको पता करना है। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ कैट्स? जो कैट या डॉग के या बाकी सारे एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, देखा है आपने कभी? तो इनके बारे में आप 5 ऐसे डिफरेंट एनिमल्स के बारे में नाम लिखिए जिनके आपने बच्चों को देखा है, ठीक है। तो क्या आपने नॉन लिविंग थिंग पेंसिल का कोई बच्चा देखा है, चेयर का बच्चा देखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब का बच्चा देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा है, ठीक है। सारे लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वन ऑफ वंस ओन काइंड। डॉग को ही रिप्रोड्यूस करेगा, डॉग कैट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अपने जैसा सेम प्रोड्यूस करना, अपने जैसा न्यू वन प्रोड्यूस करना, ठीक है। अपने जैसा यानी वंस ओन्ड काइंड, वंस ओन काइंड के जैसा प्रोड्यूस करना को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच यू प्रोड्यूस न्यू वन ऑफ योर ओन काइंड और ऑफ वंस ओन काइंड। जैसा है वैसा ही प्रोड्यूस कर रहा है। रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? ताकि धरती पे लिविंग बीइंग हमेशा रहे, लाइफ एग्जिस्ट करे। नहीं तो सबके सब खत्म हो जाएंगे। अगर कुछ रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम सब एक दिन मर जाएंगे, धरती बेचारी खाली हो जाएगी, है ना। एंड लाइफ इज़ अ प्रोसेस। जब एक लिविंग बीइंग जो है वो उनमें से इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने पढ़ा, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जब नहीं दिखती है लिविंग बीइंग में, ठीक है, तो हम कह देते हैं दैट पर्टिकुलर प्लांट इज और एनिमल इज डेड। यानी कि सारे रिसोर्सेस, फूड है, एयर है, वाटर है, ये सब मिलने के बाद भी अगर इन तीनों चीज़ में कुछ नहीं दिखा, आप टेबल को तुम खाना खिला दो, हवा दे दो या पानी पिला दो, ठीक है, सारी रिसोर्सेस दे भी दोगे तो टेबल खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इट्स अ डेड थिंग एंड डेड थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग। इस पूरे डिस्कशन से आपने क्या समझा कि लिविंग बींग्स के पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारे लिविंग बींग्स दिखाते हैं मूवमेंट। इनको चाहिए होता है फूड और ये ग्रो करते हैं, ये सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं, जो खाते हैं बाहर निकालते हैं। स्टिमुली रिस्पॉन्ड करते हैं, गर्म चीज़ पे हाथ हटा लेते हैं, कांटे वाटे चुभने पे चिल्लाते हैं और इवेंचुअली जो है एक दिन हम सारे लिविंग बींग्स मर जाते हैं, चाहे वो प्लांट है या ह्यूमन है, डॉग है या कुछ भी है। ऐसा कोई भी फ्यूचर अगर फीचर जो हमने पढ़ा उसमें से एब्सेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे? दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो यही था इस चैप्टर में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जर्मिनेशन, थोड़ा सा क्या होता है जर्मिनेशन, एंड देन वी विल एंड अप द चैप्टर। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो यू जस्ट हैव टू शो पेशेंस, ठीक है। ओके, so now let's talk about essential condition for germination of a seed। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया एक सीड को जर्मिनेट करते हुए, ठीक है। जर्मिनेट का मतलब ग्रो करना। क्या कंडीशंस होगी जर्मिनेशंस के लिए, कैसे एक सीड जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 4 आइडेंटिकल पॉट्स आपको लेने हैं और इसमें गार्डन सॉइल डाल देना है। इसमें 4 बीन्स सेब सीड्स जो है डाल देने हैं हर एक पॉट में। अब एक पॉट को, चारों पॉट को अलग अलग कंडीशंस में रखना है 15 दिन के लिए। प्लॉट ए में आप जो है
पॉट है, इसमें आप कभी पानी मत डालो, ठीक है, सॉइल में पानी मत डालो और इसको सनलाइट में रख दो, ठीक है। पॉट बी को डायरेक्ट सनलाइट में रखो, इसमें एक्सट्रीम पानी, इतना पानी भर दो कि ओवरफ्लो हो जाए, फट जाए। पॉट सी में गीला सा मिट्टी रख दो और अंधेरे में रख दो। पॉट डी में गीली सी मिट्टी, हल्की गीली मिट्टी रखो और इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखो। क्या लगता है कौन से प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि वो प्लांट जिसमें एयर भी होगा, सनलाइट की अवेलेबिलिटी होगी, वाटर अवेलेबल होगा प्रॉपर, वो सीड जर्मिनेट करेगा। जब एक सीड स्प्राउट में टर्न होगा तो हम कहेंगे जर्मिनेट। इन चारों कंडीशंस में जनरली कंडीशन डी जो है परफेक्ट फिट बैठेगी इसमें, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। क्या जो सीड्स है सारे पॉट में सबको एयर, वाटर एंड सनलाइट मिला है? क्या ऐसा कोई पॉट है जिसमें एयर अवेलेबल नहीं है? इफ़ सो क्यों नहीं अवेलेबल है, क्या हुआ ऐसा? तो देखो इन सब में कहानी ऐसी है कि बात आपकी ये है कि व्हाट आर इम्पॉर्टेंट स्टफ्स यू नीड टू फोकस ऑन। कौन सा कंडीशन नेसेसरी है फॉर सीड जर्मिनेशन, एयर, वाटर या सनलाइट, ठीक है। तो इसको आप समझिए। वाटर, सीड को चाहिए होता है वाटर फॉर जर्मिनेशन। अगर सीड को पानी नहीं दोगे तो जर्मिनेशन होगा ही नहीं। वाटर क्या करता है, सीड को इनेबल करता है, वो प्रोसेस करने में मदद करता है जिससे उसकी ग्रोथ हो, ठीक है। जो आउटर कवरिंग होती है सीड को, इसको हम सीड कोट कहते हैं। जैसे ये सीड है ना, तो इसका ये जो आउटर कवरिंग वाला हिस्सा है इसको सीड कोट कहते हैं। ये जो हल्का हल्का स्प्राउट सा निकल गया इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। तो आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। वाटर जो है इस सीड को कोट को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, और जो टाइनी छोटे छोटे एम्ब्रियो है इसके अंदर ये डेवलप करने लगते हैं। छोटे छोटे प्लांट एम्ब्रियो, छोटा प्लांट है, बहुत छोटा एम्ब्रियो सीड के अंदर है और ये बाहर आता है एंड इट ग्रोज इनटू अ प्लांट। एयर एंड सॉइल, सीड को एयर भी चाहिए जर्मिनेशन के लिए। ये एयर जो है, जो भी एयर आसपास में अवेलेबल है बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, इसको लेता है। मोरेवर जो स्पेस है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ये अलाउ करता है रूटों को कि वो आसानी से ग्रो करे। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। एयर एंड सॉइल, सीड जो है उसको एयर चाहिए होता है फॉर द पर्पस ऑफ जर्मिनेशन। तो स्पेसेस में सॉइल, मिट्टी है, सपोज ये जो मिट्टी है इनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इसमें एयर अवेलेबल होता है। हालांकि ये स्पेस जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में है ये अलाउ करता है कि रूट अच्छे से ग्रो कर सके। लाइट और डार्क कंडीशंस की बात करते हैं कि बीन सीड्स की अगर मैं बात करूं कि लाइट की प्रेजेंस उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर द जर्मिनेशन। इन जनरल जितने भी सीड्स होते हैं उनको लाइट नहीं चाहिए होते हैं जर्मिनेट करने के लिए, लेकिन जैसे ही जर्मिनेशन हो जाएगा सनलाइट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि सीड किस में कन्वर्ट हो, सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ओके। तो वही है इन द चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? एक ऐसा थाली का प्लेट, एक ऐसा खाने का प्लेट जिसमें आपको सारी चीज़ मिले, विटामिन मिले, मिनरल मिले, फैट मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, ठीक है। इसके साथ आपको रफेज मिले और साथ में एक गिलास आप पानी लेके बैठेंगे जिसको वाटर बोलते हैं। एक ऐसा प्लेट जिसमें ये सब चीज़ें हों जो आपकी बॉडी के लिए नीडेड है फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी, ये सब अवेलेबल हो, इसको आप बैलेंस डाइट कहते हो। और क्यों चाहिए होता है बैलेंस डाइट? फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। सिमिलरली जैसे इंसानों को चाहिए होता है वैसे प्लांट्स को भी फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है। कैसा कंडीशन? और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसके कारण उसमें ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो यही है। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो कैसे प्लांट रिस्पॉन्ड करता है सनलाइट पे? क्या सनलाइट के कारण ग्रोथ, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ जो है अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग देखने को मिलती है? किस डायरेक्शन में रूट होता है, कहाँ पे शूट होता है, कहाँ प्लांट ग्रो करते हैं, कैसे मूव करते हैं अगर प्लांट को उल्टा आप रख दो, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोगों ने बात करना है।
तो कह रहा है कि कुछ बीन और ग्राम सीड्स आप ले लीजिए और इसको जर्मिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए मॉइस्ट क्लॉथ में, कपड़े में बांध के या मॉइस्ट टिश्यू पेपर में। उसको जर्मिनेट होने दीजिए तब तक जब तक ये सीडलिंग में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, अब 3 ग्लासेस प्लेट्स लीजिए और अटैच कर दीजिए इसमें थिक बॉटलिंग पेपर एक साइड में प्लेट के, विद द हेल्प ऑफ थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड। इसको जो है आप सॉफ्ट कॉटन थ्रेड में जो है हर एक प्लेट को एक थिक मोटा सा सॉफ्ट कॉटन थ्रेड में जो है फिक्स कर दीजिए और इंश्योर करिएगा आपकी प्लांट डैमेज ना हो। अब हर एक ग्लास प्लेट को सीधा अपराइट रख दीजिए। ठीक है, अपराइट मतलब सीधा, और सीडलिंग जो है अटैच कर दीजिए हर बीकर में, ए में भी और बीकर सी में भी। आप नोटिस करेंगे जो बीकर बी है ये वाला जो है, इसको आपने क्या करना है, बीकर बी में अरेंज करना है प्लेट को इस तरीके से कि जो शूट है, व्हाट इज़ रूट, इसको कहते हैं रूट और ऊपर के पार्ट को कहते हैं शूट। ठीक है, तो शूट ऑफ अ सीडलिंग इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और उल्टा रूट ऊपर कर दीजिए और शूट को नीचे कर दीजिए, यानी इसको उल्टा कर दीजिए। बताओ, रूट को पानी में डाल दीजिए और शूट को हाँ ठीक है, आपने रूट को पानी के नीचे कर देना है, ओके, और शूट को आपको नीचे कर देना है कुछ ऐसे। आप क्या नोटिस करेंगे, जो इन्वर्टेड प्लांट है, केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, उल्टा कर रखा है। ये इसमें पानी के अंदर शूट है, इसके अंदर पानी के बाहर शूट है, और इसमें एक नॉर्मल अपराइट प्लांट है जो कि सनलाइट में रखा गया है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, और एक होल बना दिया है। ओके, अब इसमें वाटर पोर कीजिए तीनों बीकर्स में, और ध्यान रखिएगा जो बीकर का पानी है वो वाटर लेवल जो सीडलिंग है हर एक बीकर में वो पानी के ऊपर रहे। हर केस में जो बॉटम है ब्लॉटिंग पेपर का, वो पूरा का पूरा वेट हो जाना चाहिए बाय सोकिंग इट इन द वाटर। इस तरीके से आप नोटिस करेंगे कि जो सीडलिंग है उसको मॉइस्चर मिल गया फ्रॉम द वेट बॉटलिंग पेपर। बीकर ए और बीकर बी को सनलाइट में रखिए जैसा दिखाया गया है। बीकर सी को जो है कार्डबोर्ड बॉक्स में रखिए कुछ इस तरीके से कि सीडलिंग को लाइट मिले एक ही डायरेक्शन से, स्मॉल सर्कुलर होल से, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट इन बीकर ए बी एंड सी बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपने ये नोटिस करना है कि क्या हुआ इसमें। जब प्लांट को सीधा रखा गया, रूट जो है ग्रो की डाउनवर्ड और शूट ग्रो की अपवर्ड। ओके, जब प्लांट को उल्टा रखा गया, रूट बेंड हो गया और डाउनवर्ड ग्रो किया, शूट बेंड हो गया और अपवर्ड ग्रो किया। जब प्लांट को सनलाइट मिला सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे, तो शूट जो है द लाइट के डायरेक्शन में ग्रो किया, मतलब जिधर लाइट हो रहा है उस तरफ शूट जो है ग्रो कर रहा है, जबकि रूट जो है डाउनवर्ड में ग्रो करते जा रहा है। ठीक है, यही है। नोआ साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए प्लांट्स के साथ। इन्होंने एक मशीन बनाया जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ, ताकि वो प्लांट के बारे में रिकॉर्ड करे लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। इस मशीन क्रेस्कोग्राफ के मदद से ये मेज़र करते थे कि कैसे कितना फास्ट एक प्लांट ग्रो कर सकता है। इन्होंने ये भी शो किया कि प्लांट जो है सेंस कर सकता है एंड रिस्पॉन्ड कर सकता है टू स्टिमुली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। हमने कंडीशंस पढ़े जर्मिनेशन के लिए जो नीडेड है। ठीक है, अच्छा, एक्टिविटीज़ मेरे को इतना रेलेवेंट नहीं लगता है, तो इसी वजह से मैं इस वक्त इस वाले जो वीडियोज़ है इसमें एक्टिविटी स्किप कर गई हूँ। बट इफ़ यू वांट टू मी टू टीच इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इस पर सेपरेट वीडियोज़ बना दूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, देयर इज़ नथिंग इन इट। इससे अच्छा आप एक्सपेरिमेंटेड एनिमेशन वीडियोज़ देख लीजिए यूट्यूब पे, इट विल हेल्प यू इन अ मोर बेटर वे। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो आपने बीन प्लांट के बारे में नोटिस किया। ठीक है, एक सीड पहले यंग प्लांट में ग्रो करती है, फिर मैच्योर होती है और इसमें फ्लावर एंड फ्रूट आता है। जो फ्रूट आता है, ठीक है, इसमें पॉड के फॉर्म में आता है छोटा सा, और इसमें भी सीड होता है जिससे नया जनरेशन जो है बीन प्लांट का आता है। ये जो एंटायर प्रोसेस है सीड से प्लांट का और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड का, इसको हम लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट कहते हैं। जब एक प्लांट स्टॉप करता है ग्रोइंग
और इसकी लाइफ जो है ग्रेजुअली ख़त्म हो जाती है। सारी रिसोर्सेज कंडीशंस देने के बाद भी अगर वो अब ग्रो नहीं कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, प्लांट डेड हो चुका है। ये स्टेजेस है, देख लीजिए। जर्मिनेशन का छोटा सा बड आया, लीव्स आए, फ्लावर आया, फ्रूट आया, ठीक है। तो स्टेज 1 आपको यहाँ पे दिखेगा, एक सीड था, जर्मिनेट करके छोटा सा बड आया, अपीयरेंस ऑफ लीव दिखा, फ्लावर का अपीयरेंस दिखा, फ्रूट का अपीयरेंस दिखा, ठीक है। और फाइनली प्लांट मर गया, ठीक है। तो स्टेज 1 से पहले एक और स्टेज होता है फ्रूट, यानी सीड कहाँ से आया, ठीक है। टेक्निकली स्टेज 1 ही होना चाहिए, कहाँ से आया, बट इट कैन बी अ लास्ट स्टेज ऑल्सो, क्योंकि इसी को अपीयरेंस ऑफ फ्रूट जब आया तो इसी का दाना निकाल के हमने सीड बनाया था। लेट्स टॉक अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। तो देखो यार, बात ऐसा है कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं मच्छर के बारे में। मॉस्क्यूटो हमेशा बजिंग साउंड बनाता है, भन 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 करते इरिटेट करते रहता है, ठीक है। फीमेल मॉस्क्यूटोज जो होती है वो खून चूसती है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होती है, जो कि कई सारी डिजीज़ को ट्रांसमिट करती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। यानी आपकी बॉडी से खून लेके, हो सकता है किसी ऐसे इंसान के बॉडी में जिसमें इस तरीके की डिजीज़ या कुछ भी हो, ब्लड सक करके आपके अंदर जब सक किए तो वो जो स्टिंग आपके अंदर गया उसके कारण क्या हुआ, कई सारे इन्फेक्शंस, कई सारे डिजीजेस आपको कॉज करके गया, ठीक है। तो इसमें आपने न्यूज़पेपर, स्कूल नोटिस बोर्ड में पढ़ा ही होगा कि कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। क्या स्टेगनेंट वाटर, ना व्हाट इज स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी। अगर आप एक गिलास में पानी रखो तो उसको कहते हैं स्टेगनेंट वाटर, और जो पानी नदियों में, पॉन्ड में बह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोइंग वाटर। तो अगर स्टेगनेंट वाटर में मॉस्क्यूटो अंडे डालेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मॉस्क्यूटो की एक लाइफ साइकिल बनेगी, मॉस्क्यूटो और रिप्रोड्यूस करेगा। टेक्निकली मॉस्क्यूटोज कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं, स्टेगनेंट वाटर में रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये भी आप याद रखना कि एक तरीका होता है, कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं काफ़ी लोग स्टेगनेंट वाटर में, ताकि ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो को रोक सके, ठीक है। कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर आपको देखने को मिलेंगे, कूलर्स में, पॉट में, यानी कि मच्छर मतलब पानी कहाँ पे होता है रुका हुआ, गमलों के अंदर, और ओपन कंटेनर्स में, ठीक है। तो आप इसमें कुछ वर्म लाइक क्रिएचर्स, इस तरीके के क्रिएचर्स देखेंगे। ये क्या है, लार्वा और प्यूपा है, दो अलग अलग लाइफ स्टेजेस जो कि डेवलपमेंट ऑफ मॉस्क्यूटो दिखाता है। हर एक केस में आप ऑब्जर्व करोगे लार्वा एंड प्यूपा, ठीक है। तो वही कह रहा है, एक एक्टिविटी करके देखने के लिए कह रहा है, ये आपको नोटिस करने के लिए बोल रहा है कि जो स्टेगनेंट वाटर में देख लो पानी है, पानी के अंदर ये कीड़े दिख रहे हैं, कई तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि आपको नेकेड आइज से दिखेगा भी नहीं, ठीक है। कैसे आप ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो बंद कर सकते हो, कैरोसिन डाल के मोस्टली, ठीक है। तो वही है कि लार्वा एंड प्यूपा दो अलग अलग चीज़ें दिखती है। मॉस्क्यूटो का लार्वा, मॉस्क्यूटो का प्यूपा जो है वाटर बॉडीज़ में आपको बहुत सारे दिखेंगे। क्या रीज़न होगा कि ये सब आपको दिखते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या करेगा, स्टेगनेंट वाटर में कैरोसिन ऑयल डाल के इनकी मम्मी ने क्या किया, मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग को रोक दिया। तो क्या है, कैरोसिन ऑयल क्या करती है, एक पतली सी लेयर बनाती है वाटर के ऊपर, और ये लेयर वाटर को हवा से सेपरेट कर देती है, और लार्वा एंड प्यूपा जो है फिर हवा ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो मर जाते हैं, ठीक है। तो वही है। तो आप देखो लाइफ साइकिल आपको दिखेगा, पहले लार्वा होता है, फिर ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद एडल्ट में। तो सबसे स्टेज 1 क्या है, इस मच्छर ने पानी में अंडा दिया, लार्वा में कन्वर्ट हुआ, प्यूपा में कन्वर्ट हुआ, और बड़ा सा मॉस्क्यूटो बना और हमें काट के हमें डिजीज़ दे के चला गया। तो इसीलिए इनकी ब्रीडिंग को बंद करानी पड़ती है। तो क्या है कि अब चलो बात करते हैं स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो 4 स्टेजेस से जाती है अपने लाइफ साइकिल में, पहला अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, जो हमने ऊपर अभी डायग्राम में देखा, ठीक है। कितने दिन तक एक एडल्ट मॉस्क्यूटो सर्वाइव करेगा, 10 to 15 डेज में। जो एडल्ट मॉस्क्यूटो है वो इमर्ज करता है प्यूपा से, ठीक है। तो हमने मॉस्क्यूटो का लाइफ साइकिल तो देखा ही था, एग डेवलप करती है लार्वा में, लार्वा ग्रो करती है प्यूपा में, प्यूपा अपने आप को मॉस्क्यूटो बनाता है, एडल्ट मॉस्क्यूटो, और एडल्ट फीमेल मॉस्क्यूटो जो है अंडे डायरेक्टली स्टेगनेंट वाटर में देती है, और ये साइकिल कंटिन्यू होते रहता है। काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं इस केसेस में, जो बॉडी शेप होता है और जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है,
लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो में बदलते रहता है। शेप ऑफ एग जो है बिल्कुल ही अलग होता है कंपेयर टू लार्वा। अगर आप ये फिगर देखोगे, देख लो अंडे ऐसे हैं, लार्वा देख लो ऐसे कांटेदार, ऐसे 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 ऐसे, तो बिल्कुल अपीयरेंस में दिखने में काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। The pupa appears very different from the adult mosquito. It is easy to imagine that a mosquito emerges from pupa. तो क्या आसानी से आप कर सकते हो कि मॉस्किटो प्यूपा से इमर्ज करता है? तो एग के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद मॉस्किटो। क्या देखो, सिल्क मोथ जो होता है ये भी 4 स्टेजेस से जाता है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। जो एग होता है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, जो फर्दर ग्रो करती है अपने साइज़ में, और लार्वा एक थ्रेड लाइक मटेरियल, मान लो लार्वा एक थ्रेड लाइक मटेरियल सीक्रेट करती है, बाहर निकालती है, जो कि खुद को फिर अपने में ही अपने आप को इससे थ्रेड से रैप कर देती है, और इसके बाद ये प्यूपाई में कन्वर्ट हो जाती है। ये वो फाइबर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम सिल्क फैब्रिक बनाते हैं। भारत में खादी, ठीक है, एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस जो है, इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे सेंटर्स बनाई हैं फॉर सिल्क प्रोडक्शंस। ओके ना, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवधि एंड आयुष जो है, इन्होंने पूरा फुल स्लीव शर्ट पहना है और फुल पैंट पहना हुआ है, ठीक है। बारिश हो रही है एक हफ्ते से, और ये अपने क्लासमेट्स के साथ बाहर जा रहे हैं एक्टिविटी के लिए। एक छोटे से वॉक के बाद ये अपने साइंस टीचर के साथ जो है शैलो पॉन्ड में पहुंचते हैं, जिसमें कई सारे ट्रीज एंड टॉल ग्रासेस है। जो टीचर है वो कहती है हर एक चीज़ को डिस्टेंस से देखो, बिना डिस्टर्बेंस कॉज किए हुए, ठीक है। आप छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ में जाएंगे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, और एक्सप्लोर करेंगे, बट आपको एक्सप्लोर करना है सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है, क्योंकि आप उन सब चीज़ों में देखेंगे वाइट जेली लिक्विड सब्सटेंस वाटर के सरफेस पे। क्या है ये वाइट जेली लाइक सब्सटेंसेस, क्या है ये एक्चुअली में, ठीक है। तो बेसिकली ये अटैच्ड होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, और ये इन और अराउंड द वाटर ग्रो कर रही होती है, ठीक है। तो ये वाइट जेली लाइक सब्सटेंसेस जो है वाटर के सरफेस पे, पॉन्ड के बिल्कुल एजेस पे आपको दिखेंगे, और ये प्लांट से अटैच होते हैं, ठीक है। ये जेली लाइक सब्सटेंस एक्चुअली क्या है, अंडों का क्लस्टर, अंडों का गुच्छा, किसके, फ्रॉग के, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दिखेगा ये जेली लाइक सब्सटेंसेस, ये क्या है, स्पॉन, ठीक है। इसमें कन्वर्ट होगा, फिर इसमें कन्वर्ट होगा, फिर इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये फ्रॉग बनेगा, और ये फिर से एग देगा। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग्स लाइफ। सम ऑफ द स्टेजेस हैव बीन क्लब टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल स्टेज ए और एफ जो है वो स्टेज 1 में रखा गया था। यू विल फाइंड 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। यहाँ पे देखो ए और एफ आपको एक जैसा दिखेगा, ये और ये क्लब टुगेदर, ये आपको साइकिल दिखाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से यहाँ, 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 ठीक है। तो कह रहा है क्यों बता, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग में एग स्टेज होता है, जिसमें के बाद एम्ब्रियो स्टेज आता है, फिर टेडपोल स्टेज आता है, ठीक है। इसमें अर्ली स्टेज होता है जिसमें पूंछ निकलती है बट पैर नहीं निकलती, और लेट स्टेज में हिंड लेग्स निकलते हैं। जो फ्रॉगलेट स्टेज है वो एडल्ट फ्रॉग का स्टेज है। तो यहाँ पे देखो स्टेज 1 की बात करते हैं, स्पॉन जेली लाइक सब्सटेंसेस। उसके बाद ये जेली 3 से 4 दिन में एम्ब्रियो का रूप ले लेती है, कुछ ऐसे, ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 ये कहाँ पहुँचती है, टेडपोल में पहुँचती है। इसमें टेल निकल आती है, पूँछें निकल आती है, ठीक है। इसके बाद टेडपोल के देखो छोटे छोटे पैर निकल आ गए। इसके बाद 12 हफ्ते के बाद ये किसमें फ्रॉगलेट में छोटा फ्रॉग बना, और उसके बाद ये बड़ा सा बैंग बैंग करता हुआ फ्रॉग बना। तो ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है स्टेज 1 से एडल्ट फ्रॉग बनने में, यानी स्पॉन से फ्रॉग बनने में 14 हफ्ते का टाइम लगता है, 14 वीक्स, ठीक है। तो वही है, यू विल सी दैट टेडपोल्स डेवलप लेग्स। कहता है टेडपोल के पास लेग तो होता है बट स्टिल हैव टेल्स। टेडपोल के पास लेग्स होते हैं बट स्टिल हैव टेल्स। टेल हेल्प करता है पानी में स्विम करने के लिए। टेडपोल जो है ग्रेजुअली जो है क्या करती है, लिटिल छोटे फ्रॉग की तरह दिखने लगती है, जिसको हम फ्रॉगलेट्स कहते हैं, ठीक है। ये पानी में रहती है बट कुछ टाइम ये लैंड पे भी रहती है। ये कंटिन्यू करती है ग्रो करना, और धीरे धीरे इसका टेल लूज़ हो जाता है पूरा का पूरा, और जो इनके पैर है
वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, जिससे वो जंप कर पाते हैं लैंड पे, और फिर उसके बाद ये फुल्ली डेवलप्ड एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं, जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। क्या लगता है आपको, बर्ड्स भी शो करती है सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल? हाउ does the life cycle of animal differ from that of the plant? Yes, plant and animals are part of the living world. They गो थ्रू वेरियस चेंजेस, अलग अलग बदलाव आती हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। हमने नोटिस किया कि टाइनी प्लांट जो है डेवलप करती है बड़े से पेड़ में। हमने ये देखा कि एनिमल ग्रो करती है, चेंज करती है यंग वन से एडल्ट्स में। हमने देखा जर्नी वराई करती है फॉर ईच एनिमल, ठीक है, जो उन्हें यूनिक और स्पेशल बनाता है। हमने प्यूपा देखा जो कि इंसेक्ट में बदलता है, और टेडपोल देखा जो कि फ्रॉग में बदलता है। ये चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, ताकि वो जिस हैबिटेट में है और जिस अडेप्टेशन में है उसके साथ वो कोप अप कर सके और अपने मेंटेन करे अपने जैसा रहना कंटिन्यूटी में। ये इसके बारे में हम वी शुड टेक केयर ऑफ देम एंड देयर होम्स। ऐसा नहीं कि आप फ्रॉग को मार रहे हो तुम, ऐसा नहीं, ठीक है। बाय नर्चरिंग एंड प्रिजर्विंग देयर होम्स हम जो है लिविंग वर्ल्ड को और ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, बढ़ाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड येस इफ़ यू लाइक्ड वॉचिंग इट एंड इफ़ यू फील कि यार अच्छा खासा तो नहीं बट ठीक है, आपको मुझसे कुछ समझ में आता है या आपको लगता है कि हाँ मैम का पढ़ाया समझ आ रहा है, तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब कर देना यार। इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन टू मेक मोर सच मीनिंगफुल वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चा पार्टी। बाय बाय।